नमस्कार, जय जोहार। रायपुर दूरदर्शन के खास कार्यक्रम विकास के पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, माओवाद प्रभावित बस्तर में बालिका शिक्षा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर हम शिक्षा की स्थिति की बात करें तो माओवाद प्रभावित बस्तर में जो शिक्षा की स्थिति है और बाकी क्षेत्रों में जो शिक्षा की स्थिति है, इसमें कितना फ़र्क है? देखिए, मैं 20 साल से ये देख रहा हूँ और माओवाद प्रभावित बस्तर में जो हालत 20 साल पहले थी उससे कहीं बेहतर है जी। लेकिन अगर हम रायपुर या बिलासपुर इन शहरों से कंपेयर करें तो बस्तर थोड़ा पिछड़ा हुआ है अभी भी। उसका बेसिक कारण है कि एक तो जंगल है, वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है और दुर्गम जगह है, तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते, इसलिए थोड़ी सी बदतर है। बाकी सुधार बहुत हुआ है। जी, आपने कहा कि बस्तर संभाग जो है वो आदिवासी क्षेत्र है। सामान्य वहाँ जो बच्चों के अभिभावक है वो आदिवासी है। आदिवासी वर्ग कितना जागरूक है बच्चों को शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाने के लिए या स्कूल भेजने के लिए? आज की तारीख में जो सुविधाएं सरकार देती हैं जी। उस लिहाज से अगर देखें तो आदिवासी वर्ग बहुत ज़बरदस्त जोश में है कि हमारे बच्चों को स्कूल भेजें। अभी तक जो होता था उनका व्यवसाय होता था कि जो जंगल है उसके ऊपर वो निर्भर रहते थे, लेकिन अब उनको ये जागरूकता आ गई है कि हमको हमारे बच्चों को कम से कम इन जंगलों से बाहर निकालना है और उनको शिक्षित करके कुछ ऐसी जगहों पर पहुंचाना है जिससे कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। जी, हम चर्चा कर रहे हैं बालिका शिक्षा के ऊपर। इन क्षेत्रों में बालिकाओं को एक जेंडर डिस्पैरिटी देखी गई है कि लड़का है तो उसे स्कूल भेजा जाता है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, उन्हें घरेलू काम कराया जाता है। तो इन क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति कितने जागरूक है लोग? जब से आदिवासी कन्याशाला इस तरह की चीज़ें बनी हैं और कई बार ये होता है कि जैसे 7वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है जी। तो 7वीं कक्षा से लेकर 9वीं तक जो ड्रॉप आउट होना शुरू होते थे लड़कियां, जी। अब कुछ नीतियों की वजह से लड़कियों का स्कूल में आना, उसके अलावा ये भी बात है कि छोटे छोटे संभागों में जिस तरह से बस्तर संभाग है वहाँ से रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है, देखा गया है कि बोर्ड की परीक्षाओं में लड़कियां लड़कों को पछाड़ देती हैं, एक बात, और दूसरी बात इन छोटे इलाकों से जो रिजल्ट आते हैं वो शायद शहरों से बेहतर होता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर माँ बाप में भी और बच्चों में भी थोड़ा प्रोत्साहन आ गया है कि छोटे शहर के या इस तरह के आदिवासी इलाकों से भी लोग अच्छा कर सकते हैं, इसलिए बेहतर हो गया है बालिका शिक्षा। जी सर, आपने नीतियों की बात की। शासन प्रशासन की ऐसी कौन कौन सी नीति है जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करती है या माता पिता को जागरूक करती है कि अगर आप अपनी बालिका को, बेटी को पढ़ाते हैं तो शासन प्रशासन आपके साथ खड़ा है? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है कि आश्रम जो हैं वो आदिवासी बच्चों के लिए बना है और लड़कियों के लिए अलग से कन्या आश्रम बने हैं जी। तो उसकी वजह से एक बहुत अच्छी जागरूकता आई है कि हमारे खर्चे जो हैं, यानी खाने पीने रहने के खर्चे जो अनायास बहुत ज़्यादा होते थे अगर बच्चों को हम रायपुर भेजते हैं, वो कम हो गए हैं। तो निश्चिंत हो जाता है माँ बाप की एक अच्छी व्यवस्था है जहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। खाना पीना वगैरह सरकार चूँकि देती है तो इस वजह से वो पढ़ाने के लिए बच्चों को थोड़ा दूर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक व्यवस्था तो ये है। दूसरी व्यवस्था है कि छात्रवृत्ति जो दी जाती है वो स्नातक तक कन्याओं के लिए फ्री है। तो इससे क्या हो गया है कि पहले जो 7वीं से 9वीं तक बच्चे, उनको लगता था कि अब हम इनको घरों में काम या दूसरी जगहों में काम पे ले सकते हैं। हाँ, तो एक यानी आर्थिक तौर पर परिवार को संबल मिलेगा, इस तरह की जो सोच होती थी उसमें, और इसके अलावा वो उच्च शिक्षा के लिए खर्च नहीं करना चाहते थे। अब चूंकि निशुल्क हो गया है तो माँ बाप सोचने लग गए हैं कि जहाँ भी नियरेस्ट स्नातक के महाविद्यालय हैं वहाँ पे भेजा जाए क्योंकि निशुल्क है। जी। शिक्षा में तकनीकी का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। बस्तर संभाग में इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेट का कनेक्शन बहुत कम है, तो यह शिक्षा को किस हद तक प्रभावित करता है? नहीं, बस्तर 2 भागों में बटा है। एक भाग वो है जो जंगल से घिरा हुआ है और एक भाग जो है जो शहरी है।
जो शहरी बस्तर है उसमें काफ़ी हद तक इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जहाँ यानी ज़िले हैं मान लीजिए या संभाग या ब्लॉक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। इवन ग्राम पंचायत लेवल तक ठीक ठाक, और जियो के आने के बाद तो और अच्छा हो गया है। जी। लेकिन जो जंगल है वहाँ जहाँ सिग्नल नहीं पहुँचते और वहाँ पे भी आबादी रहती है, जी। वहाँ पे तकलीफ आ रही है। वो दूसरा जो बस्तर है वहाँ पे अभी भी तकनीकी या प्रौद्योगिकी के द्वारा जो शिक्षा हो रही है वो बहुत अच्छे तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। जी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है क्योंकि इस वक्त जब हम कोरोना से ग्रसित हैं उस वक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग ज़्यादा होने लग गया है। जैसे पढ़ई तू हरिद्वार है, हाँ, वो इन इलाकों में जब नहीं पहुंचता है तो सरकार ने कई नई नई चीज़ें करने की कोशिश की कि अगर मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास नॉर्मल फ़ोन है, तो उसमें मैसेज के द्वारा आपको लेसन्स भेजे जाते हैं। इस तरह की कुछ कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुल मिला के सिर्फ 37% लोगों तक ये पहुंच पाता है। हाँ, ये बस्तर में ही आंकड़ा है। जी सर, हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो इसलिए बढ़ जाता है कि बिटिया के घर से या बालिका के घर से स्कूल बहुत दूर है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो सुरक्षा के लहजे से माँ बाप बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल लेते। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है बस्तर में? अब तो ये होना नहीं चाहिए क्योंकि प्राथमिक शाला 1 किलोमीटर की दूरी में और उच्चतर माध्यमिक शाला 3 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए। ये अनिवार्य है शिक्षा के अधिकार कानून में। अब ये है कि अगर आबादी बहुत ही कम है तो एक स्कूल चलाना सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक मुमकिन है ये कोशिश की जाती है कि एक ग्राम के लिए एक स्कूल दिया जाए। जी। हाँ, ये होता है कि थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं और कई जगह सिर्फ मिडिल स्कूल तक रहता है और उसके बाद आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। वहाँ पे चूंकि लड़कियाँ भी वयस्क हो जाती हैं तो उनको लगता है कि सुरक्षा के लहजे से ठीक नहीं है। जी। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि इन सुदूर ट्राइबल इलाकों की व्यवस्था और सुरक्षा शहरी इलाकों से बेहतर है। यानी क्राइम रेट्स अगर आप देखेंगे तो अर्बन इलाकों में ज़्यादा क्राइम रेट्स है, ना कि इन इलाकों में। हाँ, ये है डर माँ बाप को हम कहीं पे भी रहता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से अगर वो स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो वो आंकड़े ये नहीं कहते। हाँ, ये है कि अगर घर में एक काम करने लायक बिटिया हो गई है, ये सोच अगर है तो इसको बदलने की ज़रूरत है। जी। सुदूर अंचल में, अंदरूनी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में बस्तर में एक प्रयोग किया गया पोटा कैबिन का। पोटा कैबिन कितना कारगर है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए? पोटा कैबिन जो था वो पूरे छत्तीसगढ़ में उपयोग किया गया, ना कि सिर्फ बस्तर में। बस्तर में इसका उपयोग इसलिए ज़्यादा होता था, उसके 2 कारण हैं कि शासन को तकलीफ आती थी कि व्यवस्था बढ़ाने की जब ज़रूरत पड़ी कि कमरे बढ़ाने हैं, बच्चे बढ़ गए हैं, तब वहाँ पे कोई ठेकेदार बनाने नहीं आता था या उनको बनाने नहीं दिया जाता था। तो ठेकेदार नहीं होने की वजह से एक्स्ट्रा कमरे नहीं बन पाते थे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में थोड़ी तकलीफ आती थी। तो पोटा कैबिन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कैबिन बना बनाया आता है, आप उसको लगा दो, हाँ, और लोग उसमें पढ़ सकते हैं। तो एनएमडीसी ने, मुझे आंकड़े नहीं पता, लेकिन एनएमडीसी ने स्पॉन्सर किया था पोटा कैबिन। तो जितने कमरों की जिन स्कूलों में ज़रूरत है उतने पोटा कैबिन वहाँ लगा दिए गए और इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई टाइम नहीं होता जी। तो तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं और तुरंत ही बच्चे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी। तो जो व्यवस्था अधोसंरचना में तकलीफ आ रही थी सरकार को, पोटा कैबिन उसका एक अच्छा विकल्प निकल के आया है और उस विकल्प का उपयोग भी एनएमडीसी जैसी संस्थाओं के CSR फंड से शासन ने अच्छे से किया। जी। आज पूरा विश्व जो है वो कोरोना काल की समस्या से जूझ रहा है और लगभग हर क्षेत्र जो है वो कोरोना से प्रभावित हुआ है और शिक्षा एक प्रमुख क्षेत्र है जिसमें कोरोना की समस्या को देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कम्युनिटी रेडियो की पहल की गई है, वैसे तो हर जगह की गई है लेकिन बस्तर में प्रमुखता से देखी गई है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब मजबूरी आती है कि हमारे बच्चे घरों में बंद हैं, शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो मजबूरी में क्रियात्मकता बढ़ती है और इसी तरह से उस ज़िले के या उस संभाग के जो लीडर्स हैं, जैसे कलेक्टर हैं, जो भी हैं, उन्होंने अगर सोचा कि कम्युनिटी रेडियो होना चाहिए तो इसलिए क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं था और कम्युनिटी रेडियो का एक बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का,
जो कि आपको उस फ्रीक्वेंसी में अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए या कोई नॉन कमर्शियल एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं तो कम्युनिटी रेडियो का सब्सिडी दिया जाता है जी। तो उसका उपयोग किया गया और लोहांडीगुड़ा में ये जो प्रयोग किया गया, ऐसे कोटा बिलासपुर के पास वहाँ पे भी किया गया जी। इस तरह से कम्युनिटी रेडियो से एक विकल्प बनता है कि कम से कम वीडियो नहीं दे पा रहे हैं तो ऑडियो तो कम से कम मिले। जी। मैं और बता दूं कि क्रियात्मकता की हद क्या है कि कुछ जगहों पर सिनेमा हॉल्स का उपयोग किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में भी अगर मान लीजिए कोई सिंगल थिएटर है और वो खाली पड़ा है कोरोना की वजह से, तो हो सकता है कि हम सिनेमा हॉल्स का उपयोग करें। तो इस तरह के कई नए उपयोग इस पैंडेमिक के दौरान हमको देखने को मिला है शिक्षा के जगत में, और ये मजबूरी से ही इसकी उपज होती है। जी। हम बालिका शिक्षा की बात कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती बालिका शिक्षा में यह भी है कि माता पिता अभिभावक होते हैं, वो कम उम्र में या जब जैसे ही उम्र आती है वो विवाह के बंधन में उसको बांधने की तैयारी करते हैं। यह कितनी बड़ी चुनौती है एक बिटिया की पढ़ाई में? हाँ, ट्राइबल इलाकों में ये है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण होता जाता है जी। वैसे वैसे जो आदिवासी हैं उनका एक्सपोजर जो है इन शहरी व्यवस्था से होना शुरू हो जाता है, और शहरी व्यवस्था का एक अच्छा परिणाम ये है कि जो चीज़ें कानून में लिखी गई हैं कि 18 से नीचे आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें इन लोग को समझ में आना शुरू होता है कि क्यों इस तरह से बोला जाता है। जी। अभी तक रूढ़िवादी विचारधारा में ये था कि हमको जल्दी इसलिए करना चाहिए क्योंकि बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे और जल्दी सक्षम हो जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था होती थी। जी। लेकिन जब पता चलता है कि इसके पीछे के लॉजिक क्या है, हाँ, तो आदिवासियों में भी ये सोच आने लगती है, नहीं, बच्चों को बड़ा होने देते हैं, वयस्क होने देते हैं, और उसके बाद जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं जल्दी शादी करने के, वो नहीं आएंगे। तो अब समझने लग गए हैं। तो आप देखेंगे आंकड़े उठाकर कि बाल विवाह का जो क्रम है वो धीरे धीरे आदिवासी इलाकों में भी घटता जा रहा है। जी। हम बालिका शिक्षा की बात कर रहे हैं। जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने की, तो जो मूलभूत शिक्षा है या जो बेसिक एजुकेशन है वो तो स्कूल में मिल जाती है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी करनी है तो उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता होती है। इन माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में क्योंकि कोई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, एक्सपर्ट्स कई बार वहाँ जाना नहीं चाहते, ये कितनी बड़ी चुनौती है? ये चुनौती आज से 7-8 साल पहले तक थी जी। लेकिन आज की तारीख में जब से प्रयास आया है, सरकार ने बहुत सुंदर योजना बनाई है कि आदिवासी इलाकों में भी प्रयास जाए और उन बच्चों को जो अच्छे हैं, जो अच्छा रिजल्ट लाते हैं और जिनको आगे बढ़ने में तकलीफ इसलिए है क्योंकि उनको कोचिंग उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों का चयन करके हॉस्टल्स में डाला जाता है, प्रयास के हॉस्टल्स में। और वो आज की तारीख में देखेंगे तो 200 करीब सिलेक्शन हर साल होते हैं इन आदिवासी इलाकों से, IIT में, मेडिकल एड्रेसेस में। तो पिछले 7 सालों में ये परिणाम देखने को मिला है कि अगर इनको व्यवस्था दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, कोचिंग दी जाए, तो शायद ये भी उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जितने शहरी। इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि जो शहरी बच्चों में जो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उनको भटका सकती हैं, वो इनके पास नहीं है। इनके सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है। जी सर, एक ये भी जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं उनका एक यह भी मानना है कि जो बस्तर संभाग है, माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर जो बोली है, स्थानीय बोली है, इसमें भी प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे हल्बी में पढ़ाई होनी चाहिए, गोंडी में पढ़ाई होनी चाहिए। आप इस विचार को किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल सही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि 5वीं तक अगर लोकल जो भी भाषा में आप घरों में बात करते हैं, उस भाषा में अगर आपको प्राथमिक शिक्षा दी जाए और उससे धीरे धीरे आप हिंदी या अंग्रेज़ी की तरफ ले जाएं तो बेहतर शिक्षा होती है। तो ये व्यवस्था आज नहीं, मैं कम से कम 15 साल से जानता हूँ कि जो SCERT है छत्तीसगढ़ का, वो हल्बी और गोंडी में किताबें और कंटेंट बनाने में लगा हुआ है जी। उसमें एक अलग प्रभारी भी बनाया गया और हल्बी और गोंडी में काफ़ी काम हुआ है। और भी एक चीज़ ये है कि मुझे कल या परसों में आया, मैं अहमदाबाद के कुछ बच्चों के साथ जो स्टार्टअप में हैं, और वो कुछ ऑडियो चीज़ें बनाते हैं जहाँ पे बच्चे पैंडेमिक में कहीं नहीं जा पा रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर बस्तर का हमको कांटेक्ट कर रहे हैं कि हल्बी और गोंडी में क्या कुछ कंटेंट आप बना पाएंगे हमारे लिए। तो इसका मतलब कुछ काम जरूर हो रहा है। जी, स्थानीय बोली से मतलब ये शिक्षा पद्धति जो है वो और बेहतर और सुदृढ़ हो रही है, ये कह सकते हैं हम, अगर स्थानीय बोली में। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होगी। उसका कारण है कि जिस भाषा में आप सोचते हैं, अगर उसी भाषा में आपकी शिक्षा हो और उसी भाषा में आप उस शिक्षा का एप्लीकेशन ज़िंदगी में करते हैं, हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि आपकी सोच उसी भाषा में बनी हुई है। जी सर, शिक्षा का एक मूल उद्देश्य ये होता है कि वैचारिक और सामाजिक एवं बौद्धिक विकास हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ऐसी शिक्षा का ग्रहण किया जाए जिससे रोजगार भी मिले। तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या इसे रोजगार के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए? हाँ, ये फिर मैं उल्लेख करूँगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। उसमें बहुत क्लियर 6वीं से लेके अगर रोजगार के साथ शिक्षा को जोड़ा जाए तो बेहतर होगा, ये उल्लेख किया गया और एक चैप्टर बनाया हुआ है। तो 2022 से जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बालिका हो या बालक हो, किसी को भी रोजगार के लायक बनाना हमारा काम है। शिक्षा सिर्फ शिक्षा के लिए दी जाए और वो थियोरिटिकल रहे जी, हाँ, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। आप उसको ज़िंदगी में किस तरह से उपयोग किया जाए, वो अगर नहीं सिखाएंगे तो उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं, और इस पे काम हो रहा है। व्यवहारिक शिक्षा होना चाहिए, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। सर, एक बहुत बड़ा विषय है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो भी विकास होता है या जो भी कोई नई चीज़ नवाचार होता है, वो इन आदिवासियों के जीवन को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपरा और कला को समझते हुए किया जाना चाहिए। ऐसे में जो शिक्षा की नीति बन रही है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें इनकी कला, संस्कृति और परंपरा को कितना स्थान देने की आवश्यकता है? ज़रूरत तो है जी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है। जैसे छत्तीसगढ़ में ही 3 अलग अलग तरह के प्रांत हैं जी, और अगर तीनों अलग अलग प्रांतों के लिए एक अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए तो जो शासन है उसको तकलीफ आती है। ये ज़रूर है कि अगर 80-20 का रेशियो जो पूरी दुनिया में ये लागू होता है कि 80% कंटेंट पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए एक हो और 20% अगर लोकल कंटेंट हो जी, हाँ, तो उसमें आप जितने आदिवासी इलाके हैं उनकी संस्कृति, उनके हिसाब से अगर वो 20% को भी बना दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। जी सर, इन क्षेत्रों में शिक्षा को प्रदान करने के लिए, जैसे सामान्य अगर हम शहर की बात करें तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, बाहर से हम फैकल्टी हायर कर लेते हैं, आउटसोर्स कर लिया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि बस्तर में फैकल्टी मेंबर्स को जाना है, टीचर्स को जाना है, तो सुरक्षा का एक विषय आता ही है। ऐसे में वहाँ पे शिक्षकों की क्या स्थिति है और जो बेहतर शिक्षक है वो वहाँ कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? इसमें कुछ करना चाहिए, ये तो तय है। हाँ, हमने एक प्रयास किया था, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। हमने एक प्रयास किया था और ट्राइबल इलाकों में गए थे और मेरे साथ शिक्षा मंत्री भी थे उस समय। तो हम जब पहुँचे वहाँ पे 2000 बच्चे थे और बच्चों से जब हमारी बात होती रही तो क्या बनोगे मुन्ना उस कार्यक्रम का नाम था जी। तो हम जब गए और बात करते रहे तो बच्चों ने मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा। एक लड़का कमर पे हाथ रखे ऐसे टेढ़ा खड़ा हुआ और बोला मैं ये आतंकवादी बनना चाहता हूँ। तो हम सब अवाक रह गए कि क्या होगा। फिर वहाँ सब लोगों ने डांटना शुरू कर दिया जी। जब डांटते रहे तो मैंने बोला कि सवाल मुझसे मैंने पूछा और जवाब मुझे मिला तो मुझे इससे डील करने दी। वो बच्चा रोना शुरू कर दिया, वो 11वीं में था। तो उसने फिर बताया मुझे कि तकलीफ़ ये है सर कि मैं 11वीं में हूँ और उस वक्त जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त वहाँ पे 11वीं में और 12वीं में लड़कियों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती थी, लड़कों को नहीं। लड़कों को 10वीं तक थी। तो वो बोला मैं कंप्यूटर करना चाहता हूँ। मैं गया कंप्यूटर सेंटर में, उस वक्त की एक प्राइवेट संस्था चलाती थी शासकीय स्कूलों में, और वहाँ जब गया तो उसने बोला कि लड़कियों के लिए फ्री है, आपके लिए नहीं है। वो मैं बहस करने की कोशिश किया, लड़कियों की तो शादी हो जाती है, मैं तो रोजगार के लिए जाना था, मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो बोला नहीं है, शासन की ये नीति है, 10,000 रुपये लगेंगे अगर तुमको पढ़ना है तो अब उसने जब ये कहा तो ये इस लड़के ने सोचा कि मेरे पिता की वार्षिक आय 10,000 रुपये है, घर में हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या? तो उसने सोचा मैं अपने पिता की मदद कर सकता हूँ अगर मैं कुछ ऐसा व्यवसाय सोचूं जिसमें ट्रेनिंग फ्री है और जो इक्विपमेंट है वो फ्री है। और मुझे लगा कि आतंकवादी या नक्सली अगर बन जाता हूँ तो ट्रेनिंग फ्री है और
उस समय ये नीति बन गई कि 11वीं 12वीं में भी लड़कों को कंप्यूटर शिक्षा फ्री दी जाए। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब हम नीति बनाते हैं तो क्या हमको ये पहले से नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह की स्थिति आ सकती है। जी। तो जब भी हम छत्तीसगढ़ में भी जब भी मैं जाता हूँ इन इलाकों में और बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को अगर हम नीति में ढाल सकें तो लड़के हो या लड़कियां हो एक अच्छी नीति बनेगी। हम एसी कमरों में बैठ के जब नीति बनाते हैं तो ये तकलीफ आती है। जी। तो उस दिन मेरी आंखें खुल गई कि इस तरह की सोच भी बच्चों में आ सकती है अगर हमने व्यवस्था ठीक से नहीं की। आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि एक्सपर्ट्स का इन इलाकों में जाके इन बच्चों से बात करना बेहद ज़रूरी है। जी। सिर्फ शहरी इलाकों तक डॉक्टर और शिक्षक ये दोनों अगर सीमित हो जाएं तो शिक्षा का प्रवाह ठीक नहीं होगा। जी सर, हम अगर ग्लोबल और नेशनल ट्रेंड देखें तो आजकल स्टार्टअप का चलन है। 10th से 11th से बच्चे स्टार्टअप की ओर जो है उनका रुझान होता है और ना सिर्फ लड़कियां भी स्टार्टअप में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और अपना नवाचार करके एक काम शुरू कर रही है। ग्लोबल और नेशनल की बात करें, अब बात करते हैं हम लोकल की। बस्तर जैसे क्षेत्रों में महुआ प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना करना या वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स है उनका व्यवसाय करना अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन के रूप में किस तरीके से इसे देखा जा सकता है और यह कितना सहायक होगा बालिकाओं को? इसमें बहुत काम हो रहा है और मैं खुशी से ये कह सकता हूँ कि मैं इस काम में मेरा भी एक हाथ होगा। दो चीज़ें हैं, जैसे आपने महुआ वगैरह कहा तो जो स्थानीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो कि ये चीज़ करता है। दूसरा ये भी है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक ट्राइबल स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया गया है देश भर में, विशेष तौर पे ट्राइबल बच्चों के लिए। और मुझे खुशी है कि इन बच्चों की जो सोच है वो शहरी क्षेत्रों के स्टार्टअप से बेहतर है। जी, तो इस पर बहुत काम हो रहा है और आगे भी संभावनाएं जो है वो मतलब बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सर कि कैसे आदिवासी क्षेत्रों में जो शिक्षा की चुनौती है उसका समाधान किया जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं और ना केवल शिक्षा बल्कि शिक्षा को रोजगार से जोड़कर भी जो है बच्चे आगे क्या काम कर सकते हैं। तो आज हमने डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी से विभिन्न विषयों पर चर्चा की कि आदिवासी क्षेत्रों में माओवाद प्रभावित बस्तर में शिक्षा को लेकर क्या क्या काम किए जा रहे हैं, किन क्षेत्रों में बेहतर काम करने की आगे संभावनाएँ हैं। सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद। जय जोहार।